इनसे मिलिए कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, लोकगीतों का एक समृद्ध संसार है। यह हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति के वाहक रहे हैं। इन्हें शास्त्रीय रागों के साथ बंदिशों में बांधना न केवल चुनौतीपूर्ण कार्य है, बल्कि ये एक प्रयोगधर्मी प्रयास भी है। गायक और गीतकार डॉक्टर कृष्ण कुमार पाटिल ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम में वे आज हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार पाटिल साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही और गायन के क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय जगत राम पाटिल जी पाटन जो क्षेत्र हैं उनके बहुत ही आध्यात्मिक और सांगीतिक उनकी पृष्ठभूमि रहा है और उसी परिवार में सौभाग्य है कि मेरा जन्म हुआ। बाबूजी बहुत अच्छे रामचरितमानस के वक्ता थे और सुगम संगीत के जानकार थे। पढ़ाई करने के बाद मैं 11वीं की पढ़ाई के बाद में गुरुओं से विधिवत तालीम लेना शुरू किया। लोकगीत तो गांव में मैं 74 से हारमोनियम वादन और लोक गायन और रामचरितमानस का पठन पाठन बाबूजी के साथ करता था। वहां आने के बाद भिलाई जब मैं आया, भिलाई आने के बाद मैं पंडित रघुनाथ सिंह ठाकुर साहब से विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया और आखिरी तक उनसे लगभग मैं 20 साल संगीत सीखता रहा। इसके बाद में मेरी संगीत की शिक्षा दीक्षा अन्यत्र गुरुओं से और हुई। उसमें पंडित प्रभाकर धाकड़े जी नागपुर के अभी नहीं रहे, उनको प्रणाम, और पंडित अभय नारायण मलिक जी, उनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त किया और संगीत के सफर को मैंने जारी रखा है शिष्य की तरह। जी, आकाशवाणी से कैसे जुड़ना हुआ आपका? आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव, एक दिन यहाँ के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ उद्घोषक श्याम वर्मा जी और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भिलाई गए हुए थे। कहीं मेरे को इन लोगों ने हारमोनियम बजाते सुना और गाना गाते सुना। उसके बाद इन लोग बोले कि आप आइए और यहाँ रेडियो स्टेशन में ऑडिशन होता है, वहां अपने ऑडिशन दीजिए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि ऑल इंडिया रेडियो आया। उस समय स्टेशन डायरेक्टर गीता दीदी थी और उसके बाद मैंने ऑडिशन में छत्तीसगढ़ी में भी ऑडिशन पास किया। बी ग्रेड उस समय मिला मेरे को। जी। गीत भजन में मिला और गजल में मिला। उसके बाद मैं यहाँ कंपोजर का काम किया और राइटर में भी मेरे को यहाँ कवि के रूप में भी अपना कविता वाचन करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार से जुड़ा। जी, आप सुगम संगीत के भी आर्टिस्ट हैं और लोक संगीत के भी। दोनों में सबसे प्रिय आपके लिए क्या होगा गाना? देखो, लोक जो संगीत है प्रकृति का संगीत है और प्रकृति का जो संगीत होता है वो हृदय से होता है। उसके बाद इनके ऊपर जो निर्माण होता है वो बुद्धि से होता है। तो बुद्धि से उपजा चीज, जैसे शास्त्र भी बुद्धि से उपजा चीज है। अब जब ये ईश्वर के चरणों तक चला जाए, शरणागति होकर के गाया जाए, तो लोक और शास्त्र के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों का वास फिर हृदय से होने लगता है। तो संगीत किसी भी तरह का हो, अगर स्वर की उपासना आप ईश्वर के लिए करने जिस दिन लग जाएं, तो तीनों किस्म के संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत एक ही जबान बोलता है कि स्वर जो है शाश्वत है। लोक संगीत में प्रयोग का विचार आपके दिमाग में कब आया और इसकी कोई खास वजह रही? लोक संगीत बचपन से, मैं वही बताया, 74 से मैं बाबूजी के साथ गाना शुरू किया और बड़े लोगों के साथ भी मैंने लोक संगीत के कंसर्ट किए। किसी आदमी ने बोला कि इस भारत जो देश है उसमें जैसे बनारस को आप देखिए, उनका लोक गायन है, उसके बाद उपशास्त्रीय गायन है और शास्त्र बट टप्पा भी है। वैसी लोक नृत्य है, उनका शास्त्रीय भी नृत्य है, जबान वही है, लेकिन इन लोगों ने परिष्कृत किया है पूरी प्रदेश का। हमारे यहाँ क्या है, लोक गीत और लोक गीत और साहित्य लिखा है, उसके ऊपर में
भजन के स्वरूप में, या गजल और नज्म के स्वरूप में, या ठुमरी के स्वरूप में, या छोटे ख्याल के स्वरूप में किसी भी प्रकार की गायकी नहीं होती। जब दूसरे प्रदेशों में उनकी मादरी जबान में ये गायकी हो रही है तो हमारे जबान में भी ये गायकी हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में पूर्ण संभावना है। सांगीतिक माने रागांग और तालांग लोच है हमारे छत्तीसगढ़ी बोली में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सर कि भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक, अपने लोक बोलियों पे लिखा गया है और उनकी लोक बोली शास्त्र बना है। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी संगीत बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल गा रहे हैं वो बोली में लिखा हुआ है। तो इसी कारण इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं, केवल स्वर का फर्क है। शास्त्र में आपको क्रमबद्धता चाहिए, ये राग में इस जाए। मैंने 5 सुर के राग में गए तो आना है, सुगम में वो बंदिशें, लेकिन शक्ल उनका दिखता रहता है। ये अपने आप आनंद देने वाला भी ये विषय है। तो मैं सोचा कि जब सब जबान में हो रहा है तो मैं जिस मिट्टी से पला बढ़ा हूं उस जबान में कुछ किया जाए। ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है जी। इस तरह का पहला प्रयोग आपने कब किया और जिस रचना को आपने प्रस्तुति दी, क्या उसे गुनगुनाना पसंद करेंगे? मैं इसके लिए 92 से लगा हुआ था, 92 से। लेकिन सबसे पहली प्रस्तुति जो मेरी हुई वो सुबह सवेरे दिल्ली दूरदर्शन से 2000 में हुई। रागेश्वरी राग पे आधारित एक कंपोजिशन है, गणपति वंदना। तो गणेश स्तुति मैंने बंदिश लिखा रागेश्वरी राग में। सुनिएगा इसको। गौरी के लाला गणपति, गौरी के लाला गणपति, तै बिघन बाधा तार दे, दुख दरिद्री दुरिहा कर दे, सुख के दिया बार दे, गौरी के लाला गणपति, गौरी के लाला गणपति। बहुत सुंदर स्तुति है। इसकी किस तरह से प्रतिक्रिया मिली आपको? ये दुनिया का बिल्कुल दस्तूर है कि जब किसी नया काम आप करने जाएंगे, चाहे अपने घर में नया काम कीजिए, उनका विरोध जरूर होता है। विरोध मतलब विरोध तो नहीं कह सकते, स्वीकारने में वक्त स्वीकारने में उनको वक्त लगता है। लेकिन वो जो आपको स्वीकार नहीं रहा है वो आदमी का नहीं स्वीकारना आपको सफल बनाने के ऊपर उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो अगर नकारने लगेगा या स्वीकार नहीं कर रहा है, आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? कोई चीज आपके सामने नहीं आ सकती। तो जो पड़ा है उसी के करते रहो। दुनिया में जो भी आदमी काम किया है, तो कई लोग बोले लेकिन हमारे गुरुओं का आशीर्वाद था कि ऐसा होता ही है, आप करिए और तुमको अपनी निज भाषा, निज माटी, निज बोली के ऊपर जो आदमी समय और प्राण को न्यौछावर कर देता है, आज नहीं कल नहीं कालांतर में वो सफल जरूर होता है। तो आपने इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया? मैं गुरुओं का आशीर्वाद रहा। जब मैं इनको बड़े महफिलों में जब गाना शुरू किया, मैं जब कलकत्ता गया, मैं सियालदा 2018 में गुणी मानुस का सम्मान मिला, तो छत्तीसगढ़ी की हमने एक ठोमरी वहां सुनाया। अच्छा, याद है आपको? याद है। राग देश पे आधारित एक ठोमरी है। आवथो ही तीजले नुहार मोरे, आवथो ही तीजले नुहार, संगी जहुरिया के सुरतायावत है, संगी जहुरिया के सुरतायावत है, छूटे दाई दादा के दुआर मोरे, आवथो ही तीजा लेनहार मोरे, आवथो ही तीजा लेनहार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। पटेल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गीतों की रचना खुद करते हैं, इसकी कोई खास वजह?
मैं अपनी बंदिशों की रचना और गीतों की रचना खुद कर रहा हूं। जब मैं बंदिश की जहां बात आती है, आप कविता लिख सकते हैं, छंदों की लंबाई पे कविता लिखी जाती है। कविता लिखने वाला लगभग धुन नहीं बनाते। उससे बढ़िया आपका दिमाग और चले तो आप गीत लिख सकते हैं। गीतों को जो आदमी कंपोज करता है वो ट्यून बना के करता है। लगभग गीत 8 और 6 मात्रा के ऊपर होता है। बंदिश कब बनती है? जब 8-6 को छोड़े आप शास्त्रगत ताल, जैसे रूपक ताल हो गया, 3 ताल हो गया, चौताल हो गया, 1 ताल हो गया, आड़ा चौताल और भी विभिन्न ताले हैं, उसके ऊपर बंदिश लिखी जाती है। नहीं तो वो लोक में आ जाएगा या दादरा की गायकी तक आ जाएगा, जो दादरा और कहरवा के ठेके पे गाए बजाए जाते हैं। तो इनके अच्छा आप राइटर हो सकते हैं, लेकिन रागों की जानकारी और तालों की जानकारी के अभाव में बंदिश लिखना कठिन रहता है। इस कारण मैंने कई लोगों को पूछा, उसके बाद वो मेरे दिमाग में जमा नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी जो बहुत अच्छे लेखक भी थे, क्षेत्री के और कबाली वगैरह भी लिखते थे। 1962 में वो अपने बाजारों में और मेले ठेले में पहले तो वैसे गीत लिखने वाले अपने किताबों को बेचते थे, वो लिखते थे। तो बाबूजी का आशीर्वाद रहा कि मेरे को मिला था और मैंने ही बंदिश लिखना, छत्तीसगढ़ी नहीं ब्रज और अवधी में भी बंदिश लिखना शुरू किया है मैंने, जो जय छत्तीसगढ़ दाई किताब में उद्धृत है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी गीतों की लोकप्रियता तो हम सभी उससे वाकिफ हैं, जग जाहिर है। जब कभी आप स्टेज में प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त बहुत ही जो सुप्रसिद्ध लोकगीत रहे हैं छत्तीसगढ़ी में, उनकी कभी फरमाइश आती है और आप जिस तरह से प्रयोग धर्मिता के साथ गा रहे हैं, उस तरह से गाने की लोगों की तरफ से कुछ इच्छा जाहिर की जाती है? बिल्कुल। मैं जब गायकी करने बैठता हूं तो छत्तीसगढ़ी की वही प्रयोग धर्मिता वाली ही बात आती है। तो मेरे से बहुत तरीका छत्तीसगढ़ी गीत जो रागों के बेस्ड में कंपोज हुआ है। हमारे राजगीत भी अलहैया बिलावल राग के पे ही बुना गया है और दीपचंदी ताल पे किया है, चौरम गोंदा रसिया है। अच्छा। तो देखो कि प्रयोग धर्मिता का इस्तेमाल हमारी छत्तीसगढ़ी गीतों में भी कैसे आप स्वर लगाकर की ठुमरी का शक्ल देख सकते हैं। एक सपाट शैली थी, चौरम गोंदा है चौरम गोंदा रसिया मोर बारी मां पताल रे चौरम गोंदा, ये बिल्कुल ठुमरी ही है। अब इसको राग भैरवी पे कंपोजिशन है। चौरम गोंदा चौरम गोंदा चौरम गोंदा चौरम गोंदा चौरम गोंदा ए चौरम गोंदा रसिया मोरे बारी मां पताल रे चौरम गोंदा, ये चौरम गोंदा चौरम गोंदा रसिया मोरे बारी मां पताल रे चौरम गोंदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तक के आपने कहां-कहां स्टेज शो किए हैं? मैं भारत के तमाम बड़े शहर और बड़े कंसर्ट और टीवी से लेकर के दूरदर्शन के चैनलों में, तो जैसे मैंने प्रोग्राम इलाहाबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में, मैसूर में, लातूर के बड़े कॉन्फ्रेंस जो होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं हारमोनियम का एक राष्ट्रीय छात्र रहा हूं, तो हारमोनियम सोलो बजाने के लिए भी मैंने बहुत जगहों पे गया है। मैंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, यूथ फेस्टिवल से लेकर के स्कॉलरशिप तक के, और विदेशों में भी मैंने छत्तीसगढ़ी की ठुमरी मैंने प्रस्तुत किया है। आप इजाजत दें तो एक पुरिया धनाश्री की मुखड़ा सुनाता हूं मैं। जरूर। धनी बिना मन है उदास, धनी बिना मन है उदास, में हाँ सुघर सवांगा करे
डेहरी में बैठे हबो धनी बिना मन है उदास में हाँ सुघर समागा करे डेहरी में बैठे हबो धनी बिना मन है उदास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंचों पर जब आप अपनी प्रस्तुतियां देते हैं उस वक्त किस बात का ध्यान रखते हैं? वहां पर मिला जुला रूप होता है गायकी का, या छत्तीसगढ़ी गीतों को ही जिस नए रूप में आप गा रहे हैं वैसे ही गाते हैं, या फिर श्रोताओं की फरमाइश का ध्यान रखते हैं? ये दोनों तीनों बातें हैं, क्योंकि गीत तो आप श्रोता के लिए गाते हैं जी, वो क्या चाह रहा है। लेकिन श्रोता जब गलत मने कुसंस्कृति की बात जब करने लगता है, खोहड़ गाने की बात करता है जिसमें शब्दों में शुद्धता ना हो, लोक लाज का ख्याल ना हो, वो फरमाइश तो मैं कभी पूरा नहीं करता। इसी कारण शायद मैं कुछ देखता हूं चलन में, भाषा की मर्यादा एक हो, स्वरों की मर्यादा हो और मर्यादित गायकी गाना बजाना हो, तो ये तीनों बातों को मैं ख्याल रखता हूं। जब भी मैं मंच पे बैठता हूं तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व और छत्तीसगढ़ी का प्रतिनिधित्व करने बैठता हूं। एक कलाकार तो बाद में हूं, पहले उसका दास और शिष्य हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मेरी मादरी जबान, मेरी छत्तीसगढ़ महतारी की बोली भाखा की गायकी हो तो कम से कम शिष्टाचार और सम्मान को मैं बचा करके रखूं। जी, लोक कलाकारों का एक मत ये भी होता है कि जिस तरह से लोक गीत गाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारी लोक संस्कृति और लोक परंपरा से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें उसी रूप में, उसी स्वरूप में गाना बेहतर होगा, वही उसके साथ न्याय संगत होगा। जब हम उन्हें रागों में, बंदिशों में बांधते हैं तो शायद हम उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते। आपका क्या मत है, क्या विचार है इस पर? बिल्कुल आपने सही बात कहा। लोकगीतों को वैसे ही गाया जाता है, लोकगीतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होते। चल तुम किनारते कैसे झूले ही डोलना, चल तुम, ये यही लगता है। हमने जो काम किया है, दूसरों ने दूसरे प्रदेश में क्या किया है, अलग साहित्य की सर्जना की है, लोक को उसने लोक रहने दिया। एक अलग साहित्य की सर्जना, सुगम की जो सर्जना होती है, उपशास्त्री की जो सर्जना होती है, उसकी साहित्यिक सर्जना अलग होती है। वो छंद माने शास्त्रीय तालों पे रहता है, तो लोक अपनी जगह पवित्र रह जाता है, उनकी मर्यादा भी रह जाती है। जब हम लोक को गाते हैं तो ऐसा गाते हैं। अब जब शास्त्रबद्ध गाएं तो उसके लिए साहित्य की रचना हम अलग करते हैं। जो हमारे पुरातन 100-200 साल से लोक लेखनी जो चल रहा है, उसको हम और उस गायकी को नहीं छेड़ते। जैसे आपको बता रहा हूं, एक मुखड़ा बताता हूं, मियां मल्हार पे आधारित। हमने क्या किया है, कैसे सावन दमोरे पानी दनन दनन, कैसे सावन दमोरे पानी दनन दनन, चले पुरवाई चले पुरवाई सनन सनन, कैसे सावन दमोरे पानी दनन दनन। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपके द्वारा जो प्रयोगवादी लोकगीत गाए जा रहे हैं उसमें सबसे लोकप्रिय गीत आपको कौन सा लगता है, और उसे थोड़ा हम सुनना भी चाहेंगे? अभी जितने मैं गीत गा रहा हूं उसमें 2-3 अंग है। एक भजनांजलि का अंग है, एक गजल की शक्ल का अंग है, एक ठोमरी का शक्ल है, और एक छोटा ख्याल का शक्ल है। छोटा ख्याल तो है लेकिन वो ख्याल के अंग से नहीं, ठोमरी के अंग से, लेकिन लोगों को रुचिकर सुगम का अंग लगता है। उसमें एक देखिए राग डिकम्पोजिशन, एक गाना है, बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योगा, बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योगा, भारत माता के दुलरवा सबले बढ़िया योगा, बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योगा, दलाली बेमानी छोड़ मेहनत के खाना है, ऊपर में जाके घलो मुहला दिखाना है, सुर के बिजहा बोमैया
खैरा गढ़िया योगा बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योगा बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योगा। बहुत सुंदर। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाए जा रहे हैं उसमें क्या कमी नजर आती है आपको? लोकगीत कहाँ हम चूक रहे हैं? देखो, लोकगीत हमारे पूर्वजों का जो बना है बहुत मधुर है, बहुत ही सुंदर है। लोकगीतों में जब आप होहड़ शब्द डालना शुरू करेंगे उन धुनों में, आप देखना धुनों पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, वो शब्दों पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी धुन के ऊपर उसको परोस रहे हैं। तो ये चीज ना करें, उसको तो रहने दें। आप अलग साहित्य की रचना करें, एक दुनिया बनाइए, एक साहित्य सर्जना की एक दुनिया बनाइए, और दूसरे प्रदेशों में जो हो रहा है वो सब काम कीजिए। और मैं लोक गायन करने वालों को बार बार मेरा अनुरोध है कि लोग अभी पढ़ लिख लिए हैं। हमारी लोकगीत कब बना था? जब शास्त्रीय संगीत की वार्तालाप होती नहीं थी तब बने थे। आज लोकगीत गाने वाले बच्चे भी पढ़े लिखे हैं और संगीत सीखें। तो क्या होता है, लोक में जब शास्त्र की चाशनी लपेटी जाती है तो लोक शास्त्र बनता है। कहीं शास्त्र बाहर से नहीं आया है, लोक का ही परिष्कृत रूप शास्त्र है। एक आदमी गांव का किसान है, धोती पहना रहता है, उसने फुल पैंट और शर्ट पहनना शुरू किया। उससे ज्यादा विद्वान हो आदमी टाई और कोट लगा लिया। आदमी वही था जो गांव से निकला था, बस बात वही है, कहीं किसी में कमी नहीं है। आप इस तरीके काम करो। साहित्य को मैं बार बार बोलता हूं, पैसा कमाने के लिए साहित्य को या गायकी को नीचे स्तर तक मत लाइए। आप साहित्य, क्योंकि आपने सर्जना नहीं की, कई पुरखे बलिदान दिए हैं, तब किसी प्रदेश का बोली भाखा बनता है। आप उच्चतर ले जाइए ना, उत्कृष्ट करो, सर्वोत्तम करो, उत्तम करो। आदमी पुरुषोत्तम बन जाएगा, तो पुरुषोत्तम बनने की कोशिश करो, ना बन सको सर्वोत्तम बन जाओ, लेकिन भाषा की मर्यादा जरूर रखिए। जी, आपने जो अब तक संगीत साधना की है, तो आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आपको काफी सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मुझे इस संगीत सेवा के लिए गवर्नर से, महामहिम राज्यपाल से संगीत विभूति का सम्मान, स्वर्गीय आदरणीय अजीत जोगी से भी कला विभूति का सम्मान, डॉक्टर रमन सिंह साहब से भी मेरे को संगीत के लिए कला साधक का सम्मान, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, उनसे भी संगीत साधना के लिए सम्मान मिला। बहुत बड़ा सम्मान मेरा तो नहीं है वो, क्योंकि कला सुर जो है और साहित्य कलाकार साधना का सम्मान, ये साधना का सम्मान है, उस प्रदेश का बोली भाखा का सम्मान है। जब मेरे को विद्या वाचस्पति का सम्मान, मेरे लेखनी छत्तीसगढ़ महतारी की बोली भाखा को मैंने अपने एक तरीके से, छोटा मेरा एक प्रयास था, ये करते मैंने दिया जलाया है। मैं चाहता हूं कि शोला बन के धधके। तो जिस दिन विद्या वाचस्पति डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का सम्मान मिला, वो मेरे लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए, मैं सोचता हूं बड़ा गर्व से, क्योंकि सम्मान मैंने किताब लिख के पाया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार पाटिल साहब, फिर से बहुत ही मशहूर जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत हैं उनको आपकी शैली में सुनना चाहेंगे हम। मैं राजगीत अलहिया बिलावल राग पे बेस्ड है, मैं इसको सुना रहा हूं। अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परों तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। और डॉक्टर कृष्ण कुमार पाटिल साहब, गायकी की जो नई शैली आप लेकर आए हैं या जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो इस शैली को लेकर आपके कोई शिष्य भी तैयार हो रहे हैं? मैं
92 से सुगम संगीत और उप शास्त्रीय संगीत का 92 से विद्यार्थियों को मैं पढ़ाते आ रहा हूं। तो अभी जो शाम को मेरी क्लासेस चलती है उसमें मैं छत्तीसगढ़ी जो मैंने राग आधारित गायन लिखा है, सुगम हो, भजनांजलि हो या ठुमरी की शक्ल की गायकी हो या मारवाड़ गायकी की शैली की गायकी हो, एक मान शैली की जो गायकी है, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। बंसुरी बजैया यौधेनु चरैया के, बंसुरी बजैया औधेनु चरैया के, रही रही सुरता है, झूली झूली रेंगना, झूली झूली रेंगना, नजर भर देखना के, हृदय सुरती जा समाय, हृदय सुरतिया समाय। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में मेरे पास और लिखी बहुत सारी बंदिशें हैं। ये किताब तो जिसने जय छत्तीसगढ़ दाई है, जिसमें विद्या वाचस्पति डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का जो मेरे को एक सम्मान दिया गया, छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ बोली भाखा का वो सम्मान है, सम्मान तो मेरा नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको विस्तार करूं, उसमें सभी का सहयोग चाह रहा हूं। जब तक उसमें रेडियो का सहयोग चाहिए, आकाशवाणी का, उसमें दूरदर्शन का सहयोग चाहिए, उसमें सरकार का सहयोग चाहिए। सभी के सहयोग से ये खुशबू सभी तरफ फैलना चाहिए, ये मैं चाह रहा हूं। जी, छत्तीसगढ़ के जो युवा कलाकार हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? छत्तीसगढ़ के जितने भी गाने वाले हैं, वादन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यही बात करूंगा, आप शास्त्र जरूर सीखिए। शास्त्र जो है आदमी को कहने का, बोलने के, गाने का ढंग सिखाता है, और शास्त्र अनंत है, हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब किसी भी चीज को अनुशासित तरीके से, शास्त्र अनुशासन है, आप करते हैं तो जो भी काम करेंगे उसमें सफाई दिखती है, मर्यादा का पालन होता है। इस कारण मैं सबसे बोलता हूं, चाहे नृत्य करे, गायन करे, वादन करे, जरूर गुरुओं के घर जाकर के शास्त्र जरूर सीखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण कुमार पाटिल साहब। आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और इसके जरिए हमने आपकी जो शैली है, जिसके जरिए आप छत्तीसगढ़ी गीतों को गा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, उसे जानने और समझने का मौका मिला। आपको अपने काम में और कामयाबी मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम सर। और श्रोताओं, इसी के साथ इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। अब पंकज मेश्राम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।